तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है और ईरान के सर्वोच्च नेता इमाम खामेनेई नहीं रहे, उनकी मौत हो गई है। कल ही ये मौत हो गई थी लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। और वो ऐसा हमला था जिसके बारे में इजरायली और अमेरिकी इंटेलिजेंस को एक बड़ी पुख्ता जानकारी मिली हुई थी कि 3 अहम सिक्योरिटी मीटिंग वहां पर हो रही हैं और ऐसा सटीक हमला 3 बड़े बड़े बम वहां पर गिराए और उसमें खबर आई कि जितने लोग उन मीटिंग्स में थे खामेनेई के साथ, उन सब की मौत हो गई। मतलब पूरी टॉप लीडरशिप ईरान की खत्म हो गई। और आज सुबह से इजरायल समेत अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों को चुन चुन कर ईरान निशाना बना रहा है। दुबई में सुबह से अब तक 3 बड़े धमाके हो चुके हैं। दुबई की लाइफलाइन, उसका एयरपोर्ट, उसको लगातार निशाना बना रहा है ईरान। ड्रोन्स की मदद से दुबई एयरपोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। हमने एक तस्वीर भी आपको दिखाई थी जिसके काफी नुकसान होता हुआ भी एयरपोर्ट को दिखाई दे रहा था, बल्कि टर्मिनल के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। यूएई समेत कुवैत, बहरीन, इराक, इन्हें भी ईरान टारगेट कर रहा है। इजरायल के तेल अवीव में सुबह से हवाई हमलों के बाद सायरन जो हैं वो लगातार वहां पर गूंज रहे हैं। ये अभी तक के हालात हैं। इस जंग के हालात में मुझे भी किसी ने कहा कि जरा एक बार जो दर्शक नहीं समझ पा रहे कि जंग हो क्यों रही है उनके लिए बता दीजिएगा क्यों इतनी अफरा तफरी है, इतने देश एक जंग में कैसे आ गए। तो ये सवाल केवल इस बात का था कि ईरान अपने पास न्यूक्लियर हथियार ना रख पाए, ईरान अपने पास मिसाइल ना रख पाए। इसको लेकर रूसिया और अमेरिका के बीच में, दोनों के बीच में लंबे 3 दौर की बातचीत हो चुकी थी। बातचीत विफल हो गई और जब ट्रंप को यह लगा कि ईरान उनकी एक भी शर्त नहीं सुन रहा तो कल इजरायल के साथ मिलकर उन्होंने हमला कर दिया। इस ईरान के आसपास बहुत सारे देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, ठिकाने हैं। ईरान की मिसाइलें अमेरिका नहीं पहुंच सकती, वो इजरायल पहुंच सकती हैं या आसपास के इन देशों में पहुंच सकती हैं। इसीलिए वो अमेरिका के मित्र देशों पर हमला कर रहा है कि अमेरिका को दबाव में लिया जा सके, क्योंकि एक वक्त ऐसा अगर इसके हमले कामयाब हो जाते हैं इन तमाम देशों पर। ये दोहा की तस्वीर है, जैसे देखिए आप, कतर का दोहा। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा अल उदैद एयरबेस जिसको कहते हैं। तो अब कतर पर भी हमला किया। और एक खास बात और, पिछली बार जून में पिछले साल जब यूएस और इजरायल ने हमला किया था ईरान पर, तो ईरान ने पलटवार करके कतर के एयरबेस पे हमला किया था। इस बार वो ये नहीं देख रहा कि उसकी मिसाइल या उसके ड्रोन कहां गिर रहे हैं, वो इन देशों में किसी भी जगह को टारगेट कर रहा है। वो सिविलियन स्पेसेस को भी टारगेट कर रहा है, एयरपोर्ट्स को भी टारगेट कर रहा है, ताकि इन देशों को चोट पहुंचे और ये जाके ट्रंप से कहें कि आप जंग रोकिए, आप हमले बंद कीजिए, तो ईरान हम पे हमला करना बंद करेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर इतनी तैयारी के बाद अमेरिका और इजरायल इस जंग में आए हैं तो इन तमाम देशों की सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ कदम उठाए गए होंगे, क्योंकि यहां पर एयर बेसेस हैं तो एयर डिफेंस के भी इंतजाम होंगे। अभी कोई बहुत बड़ी क्षति की कहीं से कोई खबर इन देशों से अभी तक तो नहीं आई है कि ऐसा नुकसान हो गया हो कि अचानक अमेरिका को जो ये जंग जो है वो रोकनी पड़े। स्टूडियो में हमारे साथ 3 सीनियर गेस्ट हैं। मेरे जनरल एसपीएस अस्थाना साहब हैं, सर बहुत स्वागत आपका। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, कर्नल साहब बहुत स्वागत आपका। और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट जजाति पटनायक जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत पटनायक साहब। तो अब ये जंग कहां खड़ी है पहले इसको समझ लेते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तो हमने कुछ किया नहीं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो उम्मीद की थी, वो कह रहे हैं हमने तो ये सोचा था कि ईरान इससे दुगनी ताकत से हम पे हमला करेगा। तेहरान में कुछ नए धमाके हुए इस बीच, ये खबर मैं आपको बता दूं, तेहरान में नए धमाके सुने जा रहे हैं। तो अमेरिका और इजरायल, उन्होंने तो ये कहा है कि जितना लंबा वक्त लगे अब ये बमबारी रुकेगी नहीं। सर देखिए, जैसे कि आपने बताया, सारे दर्शकों को फिर से एक बार पूरा आसानी से सरल तरीके से समझाने के लिए, अमेरिका का पॉलिटिकल एम था रिजीम चेंज करना, खुमैनी को ख़त्म करना, इसमें कोई शक नहीं है। उनका मिलिट्री एम था इनके न्यूक्लियर ठिकानों को बर्बाद करना, इनकी मिसाइल बेसिस को बर्बाद करना, आईआरजीसी की ताकत को कम करना। इसलिए ये हमले चलते रहेंगे, जैसा कि अभी आपने बताया, लास्ट जो आपने खबर दी सबको। अभी जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान का पहला एम था रिजीम को बचाना। अभी खुमैनी की डेथ हो चुकी है, उनके टॉप लीडरशिप जा चुकी है, तो जाहिर है कि इस समय ईरान का मिलिट्री एम और पॉलिटिकल एम एक हो गया है कि इस लड़ाई की कीमत मैक्सिमम अमेरिका के ऊपर इंपोज करना। सर ये एक चीज क्लियर पूछ लूं आपसे, हाँ। भाई खामेनेई साहब के मारे जाने के बाद भी अभी तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि रिजीम गिर गई, सत्ता गिर गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, रिजीम अभी नहीं गिरी है और ना रिजीम गिरने के चांसेस हैं। कारण क्या है, क्योंकि जब ये सिचुएशन आ रही थी तो खुमैनी ने और बाकी सब ने मिलकर इन्होंने प्लानिंग की थी कि एक जाएगा तो उसके बाद दूसरा कौन आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा कौन आएगा। तो अभी जो है आप देखिए, लरजानी डिसीजन ले रहे हैं। और अभी
जो इनका प्रोसीजर है उसके मुताबिक। सर मैं सर एक सेकंड, क्योंकि मैं आप लोगों को बीच में इंटरप्ट करता रहूंगा, क्योंकि तस्वीरें और खबरें लगातार सर आ रही हैं, माफ कीजिएगा। ये ईरान की तस्वीरें, लेटेस्ट हमले की तस्वीरें, ईरान में जो बम गिरे हैं अभी अभी, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कोई भी देश कितनी देर तक इसको सहन कर सकता है, कितने वक्त तक? अब इतना क्लियर हो चुका है, ईरान कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पा रहा, लेकिन ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने तो ये कहा हमने तेहरान को नेस्तनाबूद कर दिया। अरे एक बार अमित हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, अमित के पास अपडेट्स हैं। अमित। बिल्कुल सौरभ, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, इस वक्त दर्शक भी देख रहे हैं, ये करमनशाह है। करमनशाह कहेंगे तो पूर्वी बिल्कुल इराक के साथ सटा हुआ इलाका है, पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि ईरान के पश्चिमी क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेस है। और यहाँ पर कई सारे मिसाइल सेलोज, जिसको बोलते हैं जमीन के अंदर जो मिसाइल रखे जाते हैं, उसके यहाँ पर बेसेस बने हुए थे, जिसको तबाह किया गया। इससे पहले तबरीज, जो इसके बिल्कुल उत्तर में पड़ता है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी सीमा जो इराक के साथ सटी हुई है ईरान की, वहां पर करमनशाह है, इराक के बेहद ही करीब है। ठीक उसके उत्तर में तबरीज पड़ता है। तबरीज में भी इसी तरह से बड़े मिसाइल के अड्डे थे, जो ईरान के सेना के बेसिस थे, जिसे तबाह किया गया था शनिवार को हमला करके। और आज तक के जब ये हमले हो रहे हैं तो इसमें करमनशाह को यहाँ पर निशाना बनाया गया। करमनशाह से अगर बात की जाए इस्फहान की, तो बहुत करीब पड़ता है इस्फहान, और जैसे कि आप जानते हैं कि इस्फहान एक न्यूक्लियर साइट है। तो अगर करमनशाह में हमले हो रहे, इसका मतलब साफ है कि इराक के साथ जो सटे हुए बेसेस हैं और जो IRGC के जहां पर बड़ी एक तादाद रहती है, यहाँ पर बड़ी तादाद में IRGC के यहाँ पर बेसेस हैं, उनकी सेना यहाँ पर तैनात रहती है, और यहाँ पर मिसाइल्स को भी रखा जाता है, क्योंकि यहीं से लगातार इजराइल के ऊपर फायर किए जाते हैं, जॉर्डन के ऊपर फायर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही पूर्वी पश्चिमी छोर है ईरान का और इराक के साथ सटा हुआ है। तो यहाँ से जब मिसाइल दागे जाते हैं तो वो ज़्यादातर इजराइल के सेंटर इजराइल या फिर तल अवीव के ऊपर हमले करते हैं, और यही वजह कि करमनशाह को यहाँ पर टारगेट किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, करमनशाह के इलाके में और साथ ही तबरीज का जो पूरा इलाका पड़ता है, जो इसके उत्तर में है, ये जो पूरा बेल्ट है, यानी पश्चिमी जो पूरा बेल्ट है, इसमें जब कल यहां पर हमले हुए थे 28 तारीख को सुबह, तो सबसे ज्यादा तबरीज और साथ ही करमनशाह के आसपास के इलाकों में तबाही मची थी, यहां पर हमले किए गए थे। और यहां पर मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के यहां पर बहुत सारे बेसेस हैं, मिसाइल यहां पर बहुत सारे रेजिमेंट्स तैनात किए गए हैं, जहां पर आपको मोबाइल मिसाइल्स भी नजर आते हैं, मोबाइल लॉन्चर नजर आते हैं, और साथ ही साथ जो सेलोस बने हुए यानी जमीन के अंदर जो रखे जाते हैं मिसाइल, वो इस पूरे इलाके में। और यही वजह देखिए, जो पूरा खाली इलाका आपको नजर आ रहा है, ये सारे पिन पॉइंट टारगेट करके हमले किए गए हैं, जो बता रहा है कि करमनशाह में हमले का मतलब है कि ये रिटेलिएशन है, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले इजराइल के ऊपर एक साथ कई मिसाइलों को दागा गया था, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया था, और अब जो हमला हुआ है वो करमनशाह के ऊपर हुआ है, और ये एयर अटैक हुआ होगा ताकि यहां पर जो मिसाइल्स यहां से दागे गए थे उनको यहां पर नष्ट किया जा सके। दो बड़े टारगेट, तीन बल्कि कहिए, ईरान की लीडरशिप, दूसरा उसके परमाणु संयंत्र, और तीसरा उसके मिसाइल ठिकाने, मिसाइल लॉन्चर्स या जहां भी उसकी मिसाइलें स्थापित हैं। ये तीन बड़े लक्ष्य हैं इनको तबाह करना। एक लक्ष्य वो पूरा कर चुका है, जिस तरीके से लीडरशिप को खत्म किया है। बाकी दो, वैसे तो पिछले साल भी कहा था कि हमने खत्म कर दिया सारा न्यूक्लियर ईरान का, अब उस पर दोबारा बमबारी की गई है। और तीसरा जो अभी अमित बता रहे थे, मिसाइल लॉन्चर्स पर। सर जय हिंद, नमस्कार सौरभ जी। अगर एक बड़ी अच्छी एनालिसिस किया है, ये जो फोटो है ना, मैं इसको पहले एनालिसिस कर दूं। आप 3 गुब्बारे देख रहे हैं, 4 जहां वो धूल उड़ रहा है, 2 वाइट हैं, 2 काले हैं। 2 वाइट वो हैं जो कि एक्चुअली एक्सप्लोजिव या ऑयल नहीं हो सकता, जो ऑयल और एक्सप्लोजिव होगा वो काले रंग का निकल कर। दैट मीन्स 2 सटीक अटैक होना ये कन्फर्म करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था। अब आगे बात, वो जो हम एम्स की बात कर रहे हैं, एक एम US का था कि खमैनी नहीं होने चाहिए, अचीव कर लिया जी। रिजाइम चेंज होना चाहिए, नहीं कर पाए अभी तक, आप ना करने की कहीं उम्मीद दिख रही है, क्योंकि जेनजी जो सड़क पर आई थी उसके बावजूद आप देख रहे हैं आज वाली जेनजी और आवाम कहाँ खड़ी है, पूरी की पूरी उस मातम में खड़ी है, उस झंडे के नीचे खड़ी। इसलिए मैं कहूँगा कि वो अचीव नहीं कर पाए। तीसरा उनका स्ट्रैटेजिक एम था कि हम आपको न्यूक्लियर नहीं होने देंगे। हमने पिछले बार भी आपका पूरा न्यूक्लियर जो है वो डिसमेंटल कर दिया था, तोड़ दिया था, अटैक कर दिया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। आज आप फिर बोलते हैं कि उनके पास तो अभी भी बचा हुआ है। सो दैट मीन्स अभी तक वो भी स्ट्रैटेजिक एम अचीव नहीं हुआ है। टैक्टिकल एम ये है कि चलिए, जो हम देख रहे हैं कि आप 1, 2, 10, 12, 25, 30, 200, 300 टारगेट्स को लेकर ईरान में आप ठोक कर मारें, आप मार सकते हैं, आपके पास है। ज़्यादा बड़ी बात आपकी अचीवमेंट इसमें नहीं है। अचीवमेंट की जब बात आती है तो ईरान, आप 100 जगह US अटैक कर सकते हो, आपकी काबिलियत है, आपके पास कैपेसिटी है।
आपका वहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्राइक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक स्ट्राइक ईरान की, दैट मेक्स द न्यूज़। और ईरान ने वो कर दिखाया जो उसने भी बोला था कि मेरे ऊपर अगर अटैक होगा तो मैं जो उनका एग्जैक्ट वर्ड थे, मैं मिडल ईस्ट को आग में झोंक दूंगा जी। और उस आग में स्पेसिफिकली सिर्फ यूएस के बेसिस नहीं थे। अब आगे बात, ये जो अटैक हो रहे हैं उसको आप एनालाइज करिए। यूएस वुड लाइक